की तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरखशक्कर। अविनाश सर, कैसे देखें इस हफ्ते के बाजार को, क्योंकि रेंज बाउंड रहा, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें से क्यूज निकल के आ रहे हैं और अगले हफ्ते का इस पे क्या असर पड़ेगा, कैसे हम अगले हफ्ते की तैयारी करें इस हफ्ते के मार्केट को देख के? उत्कर्ष, मुझे लग रहा है कि अगला हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि क्रेडिट पॉलिसी का जो डिसीजन है वो आने वाला है, प्लस आईएफपी के आंकड़े आने वाले हैं। मुझे लग रहा है कि अभी ग्लोबल मैक्रोज और डोमेस्टिक मैक्रोज वो मार्केट्स को डेफिनेटली थोड़ा बहुत इम्पैक्ट करेंगे। मुझे लग रहा है कि नतीजों का सीजन तो खत्म हो चुका है, तो अभी स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी से ज्यादा ये जो मैक्रो नंबर्स आएंगे वो मेरे ख्याल से मार्केट्स को आगे एक डायरेक्शनल मोड़ देंगे। और आज जिस तरीके से मार्केट्स ने सेकंड हाफ में बिकवाली का प्रेशर देखा है, मुझे लग रहा है कि आने वाले हफ्ते में भी काफी वॉलेटिलिटी रहेगी, क्योंकि किस प्रकार की कमेंट्री आरबीआई गवर्नर करेंगे, क्या डिसीजन आएगा, ये लेके काफी एंक्शियसली मार्केट इनकी कमेंट्री को वेट करेगा। तो मेरे ख्याल से आई थिंक क्लोज वॉच रखना चाहिए। हालांकि मैं समझता हूँ कि गिरावट में काफी अच्छे सेक्टर्स है, जैसे कि ऑटो है, डिफेंस है, बैंकिंग में भी हमको लग रहा है कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते भी है तो इसका डेफिनेटली लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट तो इनके यील्ड्स पे और स्प्रेड्स पे डेफिनेटली पॉजिटिवली प्ले आउट होगा। बट डेफिनेटली आई थिंक कमजोरी का जो फायदा है वो ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स को अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करना चाहिए। ट्रेडर्स के लिए मैं समझता हूँ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस रखें, क्योंकि मार्केट अगले हफ्ते में काफी वोलेटाइल रहे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही आपने अविनाश सर कि अर्निंग सीजन जा चुका है। एक बार हमें बताएं, आपके हिसाब से जो पूरा अर्निंग सीजन रहा, आप इसको कैसे आंकते हैं? उत्कर्ष, मुझे लगता है कि देखिए इस क्वार्टर सीजन में एक बात तो क्लियर है कि मार्जिन प्रेशर क्लियरली दिख रहा है। और जिस प्रकार का हमने 2021 का साल देखा था, वहां पे मार्जिन प्रेशर बिल्कुल नहीं था। इनफैक्ट मार्जिन एक्सपांशन हो गया था, क्योंकि काफी खर्चे कॉर्पोरेट्स के कोविड के कारण कम थे। लेकिन अभी अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल सी अभी क्या हो रहा है कि रॉ मटेरियल कॉस्ट को इन्फ्लेशन काफी सिग्निफिकेंटली दिख रहा है। अगर हम स्टील कंपनीज की बात करें, अगर हम ऑटो कंपनीज की बात करें, कंजम्पशन कंपनीज की बात करें, तो रॉ मटेरियल कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन काफी सिग्निफिकेंटली हो चुका है। क्रूड की कीमतें बढ़ी है। तो मेरे ख्याल से जो पहला क्वार्टर FY 22-23 का भी आएगा, वहां पे आपको मार्जिन प्रेशर देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये मार्जिन प्रेशर रुकेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन अभी भी काफी चढ़ा हुआ है। और जब तक ये कूल ऑफ होता नहीं है, तब तक मेरे ख्याल से ये जो फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स आए हैं, मोटा मोटी तो ठीक ठाक है, लेकिन डेफिनेटली मार्जिन प्रेशर काफी एविडेंट है, जो अच्छी बात नहीं है। और आने वाले क्वार्टर में भी हो सकता है कि वॉल्यूम ग्रोथ जरूर आए, लेकिन मार्जिन प्रेशर कंटिन्यू रहे। तो नेट आई थिंक मार्केट्स थोड़े से स्ट्रगल करेंगे। और मेरे ख्याल से इनमें कम से कम जो बड़े फ्रंटलाइन कंपनीज है, वो अगर थोड़ा सा मार्जिन एनहांसमेंट दिखाते हैं, तो ही स्टॉक स्पेसिफिकली आपको अच्छी खासी अपसाइड देखने को मिलेगी। अदरवाइज मार्केट डेफिनेटली ये अंदाजा लेकर चल रहा है कि मार्जिन प्रेशर जो फोर्थ क्वार्टर में हमने देखा है, वो शायद फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY 23 में भी रिपीट हो। अविनाश, मुझे लगता है कि बाकी सारे जो क्यूज हैं वो एक तरफ, लेकिन सबसे बड़ा जो क्यू रहेगा वो आरबीआई की MPC बैठक रहेगी। किस तरीके से देखते हैं आप? क्योंकि देखिए, इससे पहले जो आरबीआई बैठक हुई, जो अकस्मात बैठक हुई, उसमें तो ये लगा था कि अब जो बैठक होने वाली है उसमें रेट्स जो हैं वो और बढ़ाए जाएंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो एक्साइज ड्यूटी कट हुआ है उसका फर्क पड़ सकता है यहाँ पे, और आरबीआई का जो स्टैंड है वो थोड़ा सा अकोमोडेटिव होगा यहाँ पर? मुझे लग रहा है कि उत्कर्ष, आई थिंक अकोमोडेटिव पॉलिसी अगर आती है तो मार्केट्स को बिल्कुल पसंद आएगी। बट जिस प्रकार की कमेंट्री गवर्नर साहब ने पिछले बार की थी, उन्होंने एक बात तो क्लियर कहा था कि इंटरेस्ट रेट्स का बढ़ना इनविटेबल है, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। तो डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे, बट जो कमेंट्री आएगी वो मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट रहेगा। थोड़ा बहुत एक्साइज ड्यूटी कट से रिलीफ जरूर मिला है और इंडस्ट्री भी खुश है, बट इसका असर इन्फ्लेशन पे कितना होगा, इन्फ्लेशन का टारगेट वो क्या मान के चल रहे हैं, ये सारी बातें मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट रहेगी। तो इस बार मुझे भी लग रहा है कि शायद रेट हाइक जो आना है वो तो आने वाला है, वो तो मार्केट्स भी डिस्काउंट कर रही है। बट आगे का जो ग्रोथ आउटलुक है और कमेंट्री है जो गवर्नर साहब बताएंगे, वो इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर वहां पे हॉकिश कमेंट्री आती है तो डेफिनेटली मार्केट्स थोड़ी बहुत और चिंता करेगा, क्योंकि अगर ज्यादा इंटरेस्ट रेट हाइक आते हैं तो मार्केट्स ये अनुमान लगा के चलेगा कि जो लिवरेज वाली कंपनियां हैं, इनके लिए आगे कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग काफी महंगा पड़ेगा। तो आई थिंक लेट अस वेट एंड वॉच, बट डेफिनेटली कमेंट्री विल बी मोर इंपॉर्टेंट देन द रेट हाइक। एक और बहुत बड़ा सवाल था अविनाश यहाँ पर कि पिछले कुछ हफ्तों से एक तो हम हिंदुस्तान में जो हलचल हो रही है वो देखते ही हैं, हम बाहर भी हलचल देखते हैं, जो ग्लोबल फैक्टर्स हैं उनकी हलचल भी देखते हैं। चाइना में जो कोविड हुआ था, जो रशिया यूक्रेन में इस समय
पूरा विवाद जो अब चलता ही जा रहा है, लेकिन धीमे धीमे करके अभी किस ओर जा रहा है अभी तक किसी को नहीं पता। ग्लोबल फैक्टर्स को कैसे नापे, क्योंकि कुछ समय पहले तक तो ये था कि हमारे हाथ में ही नहीं है, अब पुतिन साहब क्या करेंगे, लेकिन अब तो लग रहा है कि पुतिन साहब के हाथ में ही नहीं है, पुतिन साहब क्या कर सकते हैं। तो अब इसको, इस पूरी ग्लोबल सिचुएशन को हम कैसे, जब हम ट्रेड कर रहे हैं, ध्यान में रखें? एक्चुअली उत्तर ये जवाब देना मुश्किल है, क्योंकि ग्लोबली क्या होगा, रशिया यूक्रेन की वॉर कब खत्म होगी, नॉर्मलसी कब आएगी, ये कहना बहुत मुश्किल है। ऑलरेडी तीसरा महीना कट चुका है इस वॉर को लेके। मेरे ख्याल से मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, मुझे लग रहा है कि अगर जुलाई एंड तक ये वॉर खत्म होती है तो सारे जो मैक्रो कमोडिटीज है, मैक्रो नंबर्स है, जैसे कि क्रूड है, नेचुरल गैस के प्राइसेस है और कमोडिटीज है, इसमें डेफिनेटली आपको कूल ऑफ देखने को मिलेगा। रही बात रशिया को लेके, तो अभी ऑयल को लेके ओपेक्स ने कल एक अच्छी बात कही है कि वो सप्लाई बढ़ाएंगे, तो उससे डेफिनेटली थोड़ी बहुत तेजी जो क्रूड ऑयल में हमने देखी है वो शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी। बट उसके बाद कैसे मैक्रो फैक्टर्स ओपन अप होते हैं, उसका असर दूसरे कमोडिटीज पे कैसे होता है। रुपया का मूवमेंट भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी समय तक पिछले हफ्ते डॉलर इंडेक्स भी थोड़ा सा ठंडा हो चुका था। तो अगर मैं समझता हूँ कि ग्लोबल कंसर्न्स देखे तो अभी भी बरकरार है, यहाँ पे वोलेटिलिटी जारी रहेगी और मेरे ख्याल से हो सकता है कि आगे अगले 1-2 हफ्ते के लिए तो जो पोजीशन अभी है वैसे ही रहने की आशंका है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली पॉइंट आउट करना ये कब खत्म हो गया और इसका ऐसे उसको इसको ऑपरेट करके काम करना है, मेरे ख्याल से एक ही मैं कहूंगा कि जो इंडिया में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज है उनके ऊपर ज्यादा फोकस करें, क्योंकि जितना रुपया डिप्रिशिएट होता है उतना इंडियन इकोनॉमी के लिए काफी अच्छा रहेगा। सो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स जैसे आईटी है, ऑटो कंपोनेंट्स है, फार्मा है, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत एक्शन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अर्निंग्स जब शुरू होंगी अगले साल के लिए तो इसमें डेफिनेटली थोड़ा बहुत रियलाइजेशन में इनको बेनिफिट मिलेगा। आईटी की अगर हम बात करें तो क्या आप भी वही व्यू रखते हैं आईटी में जो मिहिर का है कि इन स्ट्रक्चरल टर्म 3 से 5 सालों की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा उसमें ग्रोथ नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए आपका क्या व्यू है आईटी पे? और मेरा एक और सवाल था कि एक तो हो गया इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एक हो गया हम जो नई टेक कंपनीज हैं, हमने जोमेटो को देखा, पेटीएम को देखा, और जो नई कंपनी है इनिशियली इतना ज़्यादा बस था और सबको लगा कि बस ये जो डिजिटल कंपनियां हैं वही कल का फ्यूचर हैं और वही कल संभालेंगे, तो आज से उसमें पैसा लगाना शुरू करें। और बहुत लोग अब आपको सवाल पूछते दिख जाते हैं कि अरे इन स्टॉक्स में क्या करें। तो आईटी का और स्पेशली जो न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं उनके बारे में आपका क्या व्यू है? उत्कर्ष, पहले तो जो ट्रेडिशनल आईटी कंपनियां है, जैसे मेयर जी ने कहा कि जो मेन कॉर्पोरेट इंजन था यूरोप यूएस से, वो कॉर्पोरेट स्पेंडिंग शायद अभी थोड़ी सी स्लो डाउन होगी, क्योंकि वहां पे डेफिनेटली स्लो डाउन के साइंस दिख रहे हैं। तो जो भी आईटी कंपनीज यूएस और यूरोप को केटर कर रही है, हो सकता है कि आने वाले 1-2 क्वार्टर्स के लिए चैलेंजेस रहेंगे, प्लस एट्रिशन का इम्पैक्ट आ रहा है। काफी इंडियन कंपनीज ने 25-28% की एट्रिशन लेवल देखी है। तो मेरे ख्याल से अगले 3 से 6 महीने के लिए अंडर परफॉर्मेंस आपको आईटी कंपनीज में शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेगी। मार्जिन्स भी प्रेशर में रहेंगे और जो कमेंट्री आएगी वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि नए ऑर्डर विन्स अगर आते नहीं है तो मार्केट इसको नेगेटिवली लेगा। रही बात न्यू एज कंपनीज की, जैसे जोमेटो हो गया, पेटीएम हो गया, पॉलिसी बाजार हो गया, मुझे लग रहा है कि इन कंपनीज में जो एक्साइटमेंट 6-8 महीने पहले थी वो मेरे ख्याल से बिल्कुल निकल गई है, क्योंकि मार्केट अभी क्लियरली डेटा पॉइंट्स को देख रहा है। ये कंपनीज ना तो कामकाजी मुनाफा या प्रॉफिट बना रही है, इनका सिर्फ रेवेन्यू देख के इनकी वैल्यूएशंस पे लोगों ने एक अंदाजा लगाया था। मेरे ख्याल से पेटीएम की भी बात करें तो वो सितंबर 23 में ऑपरेटिंग इबिटा पॉजिटिव होने की बात कर रहे हैं। अगर हम जोमेटो की बात करें तो जोमेटो भी काफी बड़ी चैलेंजिंग पोजीशन में खुद तो लॉस बना ही रही है। ब्लिंकिट का भी उन्होंने जो एक्विजिशन किया है वो भी लॉस मेकिंग है। तो मेरा तो मानना है कि निवेशक ऐसे कंपनी से थोड़ा दूर बच के रहे, क्योंकि कैश फ्लो जब तक बनता नहीं है तब तक कोई बड़ी री-रेटिंग इन कंपनीज में नहीं आएगी। हालांकि 1-2 अच्छी कंपनीज है, जैसे कि नायका है, पॉलिसी बाजार है, बिजनेस मॉडल इनका बहुत स्ट्रांग है, बट वैल्यूएशन जिस प्रकार से अभी चल रही है मेरे ख्याल से अभी भी रिस्क रिवॉर्ड इन्वेस्टर्स के फेवर में नहीं है। तो थोड़ा सा मार्केट को करेक्ट होने दीजिए। मुझे लग रहा है सही प्राइस पे ये स्टॉक्स अगर मिलते हैं तो डेफिनेटली इसमें एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। ये तो बात हुई किससे दूर रहें, किसको देखें, किसको कहाँ वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव है और कहाँ हमें वैल्यूएशंस बेटर होने की अगर मौका मिले तो उसमें एंट्री मार लेनी चाहिए। ये कौन से सेक्टर्स हैं आपके हिसाब से? मुझे लग रहा है, देखिए, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर स्पेशली ऑटो कंपोनेंट्स की बात करें तो मुझे लग रहा है कि जो कंपनी बड़ी मात्रा में ऑटो कंपोनेंट एक्सपोर्ट कर रही है वो एक बड़ा अपॉर्चुनिटी बास्केट हो सकता है। दूसरा डिफेंस बास्केट हो सकता है। डिफेंस बास्केट में जिस प्रकार से अभी ऑर्डर बुक कंपनीज की बढ़ रही है, विजिबिलिटी बहुत ही स्ट्रांग है। और उसके बाद जो डोमेस्टिक बैंकिंग सेक्टर है, मुझे लग रहा है कि देखिए क्रेडिट ग्रोथ साइकिल अभी काफी समय के बाद डबल डिजिट में हो रही है। कॉर्पोरेट कैपेक्स जो काफी समय से ढीला पड़ा था, हमको लग रहा है कि आने वाले साल में उसकी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी।
तो बैंकिंग, डिफेंस और टिपिकली ऑटो कंपोनेंट्स, ये 2-3 ऐसे एरियाज है जहाँ पे हमको लग रहा है कि डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बन सकता है। बाजार अगर नरिंग भी होता है, थोड़ी कमजोरी भी होती है, तो आई थिंक इन्वेस्टर्स शुड यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्यूमुलेट क्वालिटी का कंपनीज फ्रॉम दिस स्पेस। तो ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी रहेगी, क्योंकि मार्केट में मौके मिलते रहेंगे, आपको डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड देख के उसमें निवेश करना है। अविनाश, कैसे देखते हैं आप सीमेंट कंपनी को? आपकी भी मार्केट वाली राय है कि अभी केपेक्स आ गया है लेकिन शायद तक इतना मार्केट ना हो, या आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है यहाँ पे? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए, सीमेंट कंपनीज एटलीस्ट नियर टर्म में तो चैलेंजेस फेस करेंगी, क्योंकि अडानी ने जो एक्विजिशन किया है उसके बाद इमीडिएटली उन्होंने कहा है उत्कर्ष की वो कैपेसिटी डबल करेंगे। तो बहुत इनऑर्गेनिक एज वेल एज ऑर्गेनिक तरीके से एक्सपेंशन तो वो करने ही वाले हैं। अभी आज हमने सुना कि अल्ट्राटेक ने भी बहुत बड़ा एक्सपेंशन अनाउंस किया है। तो सीमेंट सप्लाई डेफिनेटली बढ़ने वाला है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि जो सीमेंट कंपनीज है जो एक्सक्लूसिव ऐसे एरियाज में काम करते हैं जहाँ पे ज्यादा कंपटीशन नहीं है, जैसा कि बिरला जूट है जो ईस्ट इंडिया में काम करता है, टिपिकली रैमको सीमेंट है, तो मुझे लग रहा है कि स्पेसिफिक पॉकेट्स में जहाँ पे डिमांड अच्छी रहेगी वहां पे सीमेंट कंपनीज अच्छी करेंगी। बट ओवरऑल जो ऑल इंडिया प्लेयर्स है वहां पे हो सकता है कि सप्लाई प्रेशर ज्यादा होने के कारण एटलीस्ट कम से कम आने वाला साल इनके लिए बहुत चैलेंजिंग रहेगा। इनपुट प्राइसेस भी अगर हम देखें तो कोल के प्राइसेस, पेटकोक के प्राइसेस, ये ऊपरी लेवल से थोड़े से कम तो जरूर हो गए, लेकिन डेफिनेटली प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में एलिवेटेड है। तो आई वुड अवॉइड द स्पेस फॉर द टाइम बिंग, और मैं कम से कम 1 आध या 2 क्वार्टर्स के परफॉर्मेंसेस देखने के बाद ही यहाँ पे निवेश के मौके बनेंगे। तो अभी फिलहाल इस लेवल पे एंट्री करना नहीं चाहिए। इनफैक्ट सर, ये सब इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशंस है। तो पहला स्टॉक जो मुझे पसंद है वो भारत फौज है। ऑटो कंपोनेंट्स में ये दिग्गज प्लेयर है और एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से यूएस मार्केट्स को बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करता है। स्टॉक करीबन 658 का है। मुझे लग रहा है कि अगर 6 से 12 महीने का टाइम फ्रेम है तो इसमें करीबन 740-750 का टारगेट प्राइस मिल सकता है। दूसरा जो डिफेंस का प्ले हमको पसंद आ रहा है वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है। काफी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, करीबन 57,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, और जिस प्रकार से अभी ड्रोन की पॉलिसी आई है, एवियोनिक्स का फोकस आया है, हमको लग रहा है कि बीएल विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर इवन इन द ड्रोन स्पेस, और इसका फायदा कंपनी को जरूर मिलेगा। तो करीबन 275-280 का एक नियर टर्म का टारगेट अगले 6 से 8 महीने में पॉसिबल है। और फाइनली बैंकिंग सेक्टर में हमको लग रहा है एसबीआई बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल पे आया, हालांकि ये काफी वोलेटाइल हो सकता है आने वाले हफ्ते में, क्योंकि आरबीआई की पॉलिसी है। मुझे लग रहा है कि किस प्रकार का इनका योनो ऐप का मोनेटाइजेशन का प्लान है, प्लस जिस प्रकार की उनकी एसेट क्वालिटी ठीक ठाक हो गई है, लोन बुक ग्रोथ भी काफी अच्छा है, तो यहाँ पे अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते भी है तो इसके लिए डेफिनेटली एक पॉजिटिव रवअप आएगा। साल भर की अगर हम बात करें तो कम से कम 545-550 का एक टारगेट एसबीआई में मिल सकता है। काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड करंट लेवल से पॉसिबल है। तो ये जो विकल्प है काफी सेफ है, और मुझे लग रहा है रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है, प्रोवाइडेड आप